हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। माई सेल्फ मेघना पारिक। और आज हम लोग जो है एएसआरबी नेट का, जैसे मैंने कल आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने बात करी थी कि एएसआरबी नेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसमें कैसे एग्जाम देना होता है, कौन सी बुक्स है, सारा सिलेबस जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा हमारे चैनल पे। और अगर नहीं देखा है और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो है वो आपके पास रेगुलर सारे एएसआरबी नेट से रिलेटेड होम साइंस के अंदर और आईसीआर जेआरएफ के अंदर होम साइंस से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जितना भी रिलेटेड उसका कंटेंट है वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको हमारे चैनल पे रेगुलर मिलेगी। तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। उससे आप लोगों को जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी आपके एग्जाम से रिलेटेड और जितना भी अवेलेबल कंटेंट होगा वो सब आपको वहां पर एक क्लिक से ही अवेलेबल हो जाएगा। तो आज जो है, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एएसआरबी नेट होम साइंस के अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं उसमें से आज हम लोग पहला पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो बस बने रहिए चैनल के साथ में और स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का वीडियो। ओके, अब यहाँ पे अपन सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये होम साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफएसएसएआई। तो एफएसएसएआई की फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कन्वर्जन फैक्टर फॉर एस्टिमेटिंग क्रूड प्रोटीन कंटेंट ऑफ द फूड फ्रॉम इट्स नाइट्रोजन कंटेंट इज। तो इसकी वैल्यू होती है आपकी 6.25। जब हम लोग प्रोटीन कैलकुलेशन करते हैं या फिर आप लोग जेल्डाल मेथड अगर आप लोगों ने सुना होगा जो कि नाइट्रोजन वैल्यू कैलकुलेट करने के अंदर काम आता है, तो इस नाइट्रोजन वैल्यू को हम लोग 6.25 से इंटू करते हैं, तब हमें हमारे क्रूड प्रोटीन कंटेंट का पता चलता है। ओके, तो इसका कन्वर्जन फैक्टर जो होता है वो हमारा 6.25 है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हेलोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन कॉजेज द फॉलोइंग डिजीज। अब हेलोबैक्टर पाइलोरी जो है वो कौन सा इन्फेक्शन कॉज करते हैं, तो वो हमारे पेप्टिक अल्सर्स करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड एक्सट्रीमली फॉर्मल स्टाइल ऑफ सर्विसेज। अब सबसे ज्यादा फॉर्मल स्टाइल कौन सी होती है, तो वो होता है हमारी बैंक्वेट सर्विस। ओके, जिसके अंदर आप लोग पूरा अच्छे से टेबल सेटिंग रहती है, आपके पास वेटर्स आते हैं और पूरा सेटिंग होती है। ओके, ये फॉर्मल स्टाइल्स में आती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ब्रोका एरिया इज एन एरिया ऑफ द ब्रेन दैट इज इन्वॉल्व्ड इन। अब ब्रोका सेंटर जो है वो किस चीज से रिलेटेड होता है, वो आपके स्पीच प्रोडक्शन के से रिलेटेड होता है। ओके, ब्रेन का एरिया। नेक्स्ट है एनसीपीसीआर ऑटोनोमस बॉडी विच स्टैंड फॉर। अब ये एनसीपीसीआर की फुल फॉर्म क्या है, वो है आपकी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। Which of the following finishes import luster of the fabric। अब luster कौन सा इसमें से फिनिश देता है, तो वो देता है आपका सीएर। जब हम लोग फिनिशेस की बात करते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ फिनिशेस होती है, उसमें से सीएर जो है वो एक तरीके की फिनिशिंग है जो कि आपके फैब्रिक को लस्टर प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड पैकेज इज सेंटरलेस एंड इज यूज्ड इन क्विल्टिंग एंड एम्ब्रॉयडरी मशीन्स। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कोकून्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, द लेटर ROY हेल्प अस रिमेंबर विच कलर ग्रुप। अब ये जो 3 कलर के जो हम लोगों को नंबर मतलब दिए हुए हैं, R इनिशियल्स दिए हुए हैं R, O एंड Y, दैट इज रेड, ऑरेंज एंड येलो। तो ये आपको कौन से कलर्स में शो करते हैं, लाइक वार्म है या कूल है या प्राइमरी कलर्स हैं या फिर नेचुरल कलर्स है। तो ये जो है ये हमारे वार्म कलर के अंदर आते हैं। ओके, क्योंकि रेड और ऑरेंज और येलो जो है हमारे वार्म कलर्स का क्राइटेरिया है। और लाइक ब्लू, स्काई ब्लू, नेवी ब्लू, ये वाले जो सारे आते हैं ये हमारे कूल कलर्स में इंक्लूड होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच एलिमेंट ऑफ आर्ट इज यूज्ड व्हेन शेप्स, कलर्स एंड लाइंस आर रिपीटेड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पैटर्न्स। यानी जब हम किसी एक पर्टिकुलर शेप को या कलर को, लाइन को हम लोग बार बार रिपीट करते हैं तो उसको हम लोग पैटर्न बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है एंड्रागॉजी इज द स्टडी ऑफ टीचिंग। अब एंड्रागॉजी जो होती है वो आपकी जो स्टडी होती है वो होती है आपकी अडल्ट की स्टडी। ओके, और जो पेडागॉजी होती है वो आपकी छोटे बच्चों की यानी चिल्ड्रन की जब स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग पेडागॉजी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे।
वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ इम्पार्टिंग स्किल्स। अब स्किल इम्पार्ट करने का मेथड कौन सा होगा? फील्ड विजिट, डेमोन्स्ट्रेशन, ग्रुप डिस्कशंस और प्रोजेक्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डेमोन्स्ट्रेशन। जब हम लोग स्किल्स इम्पार्ट करने यानी उनको कुछ सिखाना है तो पहले उनको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना पड़ेगा ना, उस वजह से। ओके, नेक्स्ट है फूड विच आर टू बी अवॉइडेड बाय सीलियक डिजीज। अब सीलियक डिजीज होती है जिसमें आप लोग को व्हीट एलर्जी होती है, तो अब इसमें से कौन से मटेरियल्स जो कि अवॉइड करने हैं आपको? ओके, तो इसमें आपका सूजी उपमा आ जाएगा, ठीक है, इसमें आपका पिज्जा आ जाएगा क्योंकि वो मैदा से बनता है, ठीक है, और आपकी माल्टेड बेवरेजेस आ जाएगी क्योंकि ये क्या है ना, मोस्टली गेहूं और बाजरा और इन सब से मिक्स होके बनती है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, यानी 2, यानी आपका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो है वो आपके सीलियक डिजीज में अवॉइड करने हैं आपको फूड। नेक्स्ट आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस। अब इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस के सिम्टम्स कौन कौन से हैं? तो वो है आपके ऑप्शन नंबर 1, दैट इज इसमें फीवर आएगा, इसमें नॉजिया होता है और साथ साथ इसके अंदर डार्क कलर्ड यूरिन भी होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे, फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ कंडक्टिंग डाइटरी सर्वे। अब डाइटरी सर्वे करने के लिए आप लोग 24 आवर रिकॉल करते हैं, फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर यानी FFQ करते हैं और साथ साथ में डाइट हिस्ट्री भी करते हैं। ओके, HPLC जो है वो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है, एक तरीके की मेथड है जो डाइट सर्वे के अंदर काम नहीं आती है। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे, फॉलोइंग फैक्टर एनहांस द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन इन द डाइट। अब कौन कौन से ऐसी फैक्टर्स हैं जो कि आपकी आयरन की बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं, वो आपने इसमें देखना है। तो सबसे पहले आपके आएंगे एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी जो है वो सबसे ज्यादा आपका एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और उसके साथ साथ में जो आपके एनुअल प्रोटीन्स होते हैं उनकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है आयरन की, जब हम लोग उनको खाते हैं तो सबसे ज्यादा होती है। ओके, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे, परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ एम्प्लॉइज कैन बी कंडक्टेड यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी बार्स हम लोग काम में लेते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ में ग्राफिक रेटिंग स्केल लेते हैं और उसके साथ साथ में MBO भी काम में लेते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर, इसमें है फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फूड पॉइजनिंग। अब गाइस 2-3 तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक फूड पॉइजनिंग कॉज करने वाले, ठीक है, फूड इंटॉक्सिकेशन वाले, फूड इन्फेक्शन वाले। तो मैं इनके ऊपर एक अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वो कौन सी डिजीज कॉज करते हैं या फिर वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें मैं उस वीडियो के अंदर इंक्लूड करूंगी। तो आप लोग बस चैनल के साथ में बने रहिए ताकि आपके एग्जाम्स की अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन हम लोग यहाँ से करवा सकें और आप लोग अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सके। ओके, अब हम लोग बात करते हैं हमारे यहाँ पर क्वेश्चन की, जो कि क्या बताना था जिसमें हमें कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका जो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिनम है वो, और उसके साथ में जो स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस है हमारा, ये लोग जो है ये फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे सारे क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी के अंदर जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसके अंदर से रिलेटेड हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी आपका जो एंड्रार्की है वो, उसके साथ साथ में गोनार्डगी जो है वो, उसके साथ साथ में मेनार्के एंड स्पर्मार्जे। ओके, अब मैं आपको इनको थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे आपको मेनार्के तो पता होगा, फीमेल के अंदर जो प्यूबर्टी हिट करती है तो उस चीज को बोलते हैं हम लोग स्पर्मार्जे जो है वो हमारे मेल्स के अंदर आती है। गोनैड्स जो होते हैं वो हमारे ठीक है, ये गोनैड्स डेवलपमेंट का है, और ये हमारे जो मेल हार्मोन्स होते हैं उनको, मतलब ये सारे चारों पॉइंट जो है वो आपके सारे प्यूबर्टी के अंदर हिट करते हैं, मेल्स के अंदर एज वेल एज फीमेल्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, टॉप प्रायोरिटीज ऑफ NCERT। अब NCERT की टॉप प्रायोरिटीज जो है वो क्या क्या है, तो सबसे पहले आपकी आती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की। ओके, इसके अंदर नेक्स्ट आती है आपकी डेवलपमेंट ऑफ लॉज फॉर चिल्ड्रन, और उसके साथ में तीसरी आती है आपकी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ओके,
डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक जो है वो इनका अंदर टॉप प्रायोरिटी में नहीं है इनकी प्रायोरिटी, लेकिन वो टॉप लिस्ट में नहीं है। ओके, तो जब आप इन तीनों को देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 2B जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फ इवैल्यूएशन ड्यूरिंग मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड। तो इसके अंदर सेल्फ इवैल्यूएशन कौन कौन सा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी आपके जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो, उसके साथ साथ में आपके रियल लाइफ एंड आइडियल सेल्फ के वो, और उसके साथ साथ में आपके रियलिस्टिक वाले पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। इसमें है पिगमेंट कलर्स आर यूज्ड इन सॉल्यूशन डाइंग फॉर द फॉलोइंग फैब्रिक। अब पिगमेंट कलर्स जो है वो कौन सी डाइंग सॉल्यूशन में काम आते हैं, तो वो आते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी में, यानी आपके नायलॉन के लिए और साथ साथ में आपके रेयॉन के लिए, यानी जो आपके मैन मेड फाइबर्स होते हैं उनमें काम आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23, इन हाई क्वालिटी गारमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की सीम्स एंड लोकेशंस वेयर पैटर्न मैचिंग इज एक्सपेक्टेड। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी जो आपके सेंट्रल फ्रंट और सेंट्रल बैक होगा वहां पे सेम आना चाहिए, साथ साथ में जो साइड आर्म्स है उन आर्म्स के ऊपर एकदम सेम आना चाहिए, और साथ के अंदर उसके अंदर जो पॉकेट्स और पॉकेट फ्लैप्स होते हैं उनके अंदर एकदम सेम आना चाहिए। क्लियर। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। Which of following are the advantages of plasma technology? प्लाज्मा टेक्नोलॉजी की क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसके अंदर आपके क्या क्या आते हैं, इंक्रीज एब्रेशन रेजिस्टेंस ऑफ द कॉटन मटेरियल, सेकंड है आपका इंक्रीज डाइंग स्पीड, और उसके साथ साथ है आपका गिव्स लिक्विड रेपेलेंसी। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे। आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। अब इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में क्या क्या आएंगे, तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, जिसके अंदर आपकी वॉशिंग मशीन आएगी, आपका माइक्रोवेव ओवन आएगा और साथ साथ में डिश वॉशर आएगा। ओके, अब रोलिंग पिन यानी आपका बेलन होता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस नहीं है। टोस्टर जो है वो भी सिंपल जो गैस पे रखने वाला है वो वाला है, तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और साथ साथ में आपका कॉफी फिल्टर है तो वो भी आपका ये है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, बेनिफिट्स ऑफ एग्रोनॉमिक इंक्लूड्स। अब इसमें बेनिफिट्स क्या क्या है एग्रोनॉमिक्स के, तो वो है आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी आपके सेफर जॉब्स होती हैं इसके अंदर, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी होती है, और इसके साथ साथ के अंदर आपकी फ्यूअर इंजरीज होती है। क्लियर, तो ये आपके सारे एग्रोनॉमिक के बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे। द टर्म रिलेटेड टू सिस्टम अप्रोच आर। अब सिस्टम अप्रोच से रिलेटेड टर्म्स कौन कौन सी है, तो वो है आपकी माइक्रो एनवायरनमेंट, इसके साथ साथ में मैक्रो एनवायरनमेंट, और उसके साथ साथ में मीजो एनवायरनमेंट। ओके, मेट्रो एनवायरनमेंट कुछ नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे। 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ डिजाइन अ मैसेज इन कम्युनिकेशन आर। अब इसमें कौन से 3 डायमेंशन हम लोग काम में लेते हैं, तो वो हम लोग लेते हैं हमारे कोड काम में लेते हैं, कंटेंट काम में लेते हैं, और साथ साथ में ट्रीटमेंट काम में लेते हैं। ओके, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे। द टूल्स ऑफ पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शंस आर। PRA जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उसके अंदर हमारा कौन कौन से टूल्स हम लोग काम में लेते हैं वो देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन कौन से होंगे, आपके वेन डायग्राम्स हो जाएंगे, आपके सीजनल डायग्राम्स हो जाएंगे, और साथ साथ में आपके फोकस्ड ग्रुप डिस्कशंस जो होते हैं वो आपके PRA में आते हैं। लेक्चर जो है वो उतने ज्यादा हम लोग काम में नहीं लेते हैं PRA के अंदर, ठीक है, क्योंकि लोग सुनने के अंदर कम इंटरेस्टेड होते हैं। ओके, इस वजह से तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वॉज लॉन्च विद फोकस ऑन इम्प्रूविंग। अब ब्लैक बोर्ड जो हम लोगों ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया था, तो वो किस चीज को इम्प्रूव करने के लिए था, वो था आपके क्लासरूम्स को इम्प्रूव करने के लिए, साथ साथ में आपके टीचर्स को एंगेज करने के लिए, और उसके साथ साथ में टीचिंग मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करने के लिए। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। कई बार आ जाता है पेपर के अंदर कि ब्लैक बोर्ड जो है वो कौन से लेवल का हमारा टूल है, ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो कब आया था। तो ये सारी चीजें जब हम लोग कम्युनिकेशन का पार्ट कवर करेंगे हमारे चैनल के ऊपर वीडियोस में, उसमें मैं आप लोग को ये सारी इंफॉर्मेशन बताऊंगी। ओके, तो बस बने रहिए आप लोग चैनल के साथ में, बहुत सारी पढ़ाई की चीजें
आने वाली है अब चैनल पे। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। यहाँ पे असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर असर्शन क्या बोलता है, प्रोटीन इनटेक इज रिस्ट्रिक्टेड इन द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद माइल्ड एंड मॉडरेट रीनल इनसफिशिएंसी। रीजन क्या बोलता है, to allow for optimal protein use 50% to 60% of protein should be in a higher biological value। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो एकदम करेक्ट है, क्योंकि जब हमारा माइल्ड और मॉडरेट पेशेंट होता है रीनल का, तो उसके अंदर हम लोग प्रोटीन का रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं और ये ट्राई करते हैं कि उनका जितना ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन अगर हम उनको जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू का होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। फूड दैट प्रोवाइड एडिशनल हेल्थ प्रमोटिंग बेनिफिट्स बियॉन्ड देयर वेल एस्टेब्लिश्ड फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट कंटेन्ड इन देम इज कॉल्ड फंक्शनल फूड्स। सेकेंड रीजन क्या बोलता है, बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट्स लाइक प्रोबायोटिक फ्लेवोनॉइड्स एंड फाइटोस्टेरॉल पोजेसेस हेल्थ प्रमोटिंग इफेक्ट। राइट, तो इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि हमारे जो ए और आर दोनों करेक्ट है, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात फंक्शनल फूड्स की हो रही थी और यहाँ पे ये जो है ये बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 33 पे, जिसका क्वेश्चन क्या बोलता है, WHO क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग सैम चिल्ड्रन इन वे टू हाई जेड स्कोर लेस देन -2 SD। रीजन क्या बोलता है, WHO रिकमेंड RUTF एज होम बेस्ड मैनेजमेंट फॉर सैम चिल्ड्रंस। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों? क्योंकि ये -2 SD नहीं -3 SD होता है। ओके, जब हम लोग सैम चिल्ड्रन की बात करते हैं तो। क्लियर। और जो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है यानी रीजन है वो एकदम करेक्ट है कि RUTF जो है वो आपका होम बेस्ड मैनेजमेंट होता है सैम चाइल्ड के लिए। क्लियर। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। असर्शन बोलता है, अ बजट इज अ वायबल मैनेजमेंट टूल यूज्ड एज अ गाइड फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड फॉर कंपैरिजन विद एक्चुअल ऑपरेशंस। ओके, रीजन बोलता है, बजट आर बेस्ड ऑन द फैक्चुअल डेटा फ्रॉम पास्ट रिकॉर्ड्स ऑफ इनकम, एक्सपेंडिचर, सेंसेस एंड लेबर आर यूज्ड। राइट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। कैसे? क्योंकि जो हमारे असर्शन और रीजन दोनों एकदम करेक्ट है, लेकिन जो हमारा रीजन है वो उसका पार्शियल एक्सप्लेनेशन है, वो एकदम उसका एग्जैक्ट तो नहीं है, बट हाँ कह सकते हैं कि चल जाएगा काम। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 35 पे। इसमें है assertion, maturation of muscular control of the trunk and arms take place before hands and fingers. Okay, reason क्या बोलता है, the cephalocaudal pattern in the sequence in which development take place. राइट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर 2। यानी जो मैचुरेशन होती है उसके अंदर आपकी जो बड़ी मसल्स होती है वो पहले डेवलप होती है, मतलब जो पहले उसके अंदर कंट्रोल करना आता है वो पहले मैच्योर होती है, और आपकी जो हैंड्स एंड फिंगर है उसके अंदर जो आपके छोटे मूवमेंट्स होते हैं वो थोड़े देर बाद में मैच्योर होते हैं। ओके, और जो सिफेलोकॉर्डल जो हमारा डेवलपमेंट का होता है, ठीक है, यानी पहले सेंटर टू आउटसाइड के अंदर, यानी पहले इनसाइड वाले पार्ट डेवलप होगा और फिर आपका एक्सटर्नल पार्ट, यानी आपके पहले मेन बॉडी जैसे ट्रंक और आर्म्स हो गए वो होंगे डेवलप, उसके बाद में आपके हैंड्स एंड फिंगर्स होंगे। क्लियर, दोनों करेक्ट है, लेकिन दोनों एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं। क्लियर, चलो आई होप आपको सारे आंसर्स समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। इसका असर्शन क्या बोलता है, हैवी ड्रिंकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन लीड टू अल्कोहल फेटल अल्कोहल सिंड्रोम। और रीजन क्या बोलता है, साइकोएक्टिव ड्रग्स एंड अल्कोहल एक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम ऑफ द प्रेग्नेंट मदर व्हिच हैव लिंक्ड टू द प्रीनेटल डेवलपमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोनों एकदम करेक्ट बातें हैं और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट रीजन भी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पे। असर्शन है, द मॉन्टेसरी मेथड इज अ स्पेशल टेक्निक फॉर साइकोथेरेपी। रीजन क्या बोलता है, प्री स्कूल चिल्ड्रन आर टॉट बाय अ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय मरिया मॉन्टेसरी। राइट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो मॉन्टेसरी मेथड है वो कोई साइकोथेरेपी नहीं है। ओके, और हमारा रीजन करेक्ट इस वजह से है क्योंकि जो मरिया मॉन्टेसरी है इन्होंने ही ये एक टेक्निक डेवलप करी है मॉन्टेसरी मेथड वाली। ओके, क्लियर, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे। असर्शन है, वूल रिकवर्स रेडिली फ्रॉम द क्रशिंग एंड क्रीजिंग। रीजन क्या बोलता है, इट हैज एक्सीलेंट एलोंगेशन प्रॉपर्टी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपके जो असर्शन है और जो रीजन है वो दोनों एकदम करेक्ट है। ओके,
चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ये है असर्शन क्या बोलता है, फॉर इंडस्ट्रियल मशीन्स निकल प्लेटेड नीडल्स आर कंसिडर्ड बेटर, यानी निकल प्लेटेड नीडल्स आर कंसिडर्ड बेटर देन दी क्रोमियम प्लेटेड नीडल्स। और इसका रीजन क्या बोलता है, निकल प्लेटेड नीडल्स रेजिस्ट द अडहेरेंस ऑफ melted synthesis residue better than chromium plated needles। तो ये जो है ये दोनों ही गलत हैं हमारे स्टेटमेंट्स, ठीक है, क्योंकि जो हमारी क्रोमियम प्लेटेड नीडल्स होती हैं वो ज्यादा अच्छी होती है निकल प्लेटेड वालों से, ठीक है। इन्होंने बस एकदम जगह स्वाइप कर दी है। अब यहाँ पर भी निकल प्लेटेड है, इसकी जगह पे आप क्रोमियम प्लेटेड अगर नीडल्स काम में लेंगे तो उनकी जो रेजिस्टेंट है अडहेरेंस की वो ज्यादा बेटर होती है। क्लियर। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। असर्शन क्या बोलता है, पटोला इज अ डबल इकत ट्रेडिशनल साड़ी ऑफ गुजरात एंड रीजन क्या है, द वॉप यार्न्स आर टाई डाइड इन 2 कलर्स। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपका जो इकत वाला जो बात हुई है पटोला वाली वो एकदम करेक्ट है, ठीक है, लेकिन जो आपका वॉप यार्न्स है वो जो टाइड होता है 2 कलर में वो एकदम इनकरेक्ट बात है। क्लियर। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। असर्शन बोलता है कंज्यूमर्स कैन क्विकली कंपेयर द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन डिफरेंट लेबल्स बिफोर परचेजिंग प्रोडक्ट्स। ओके, नेक्स्ट है रीजन, लेबल्स गिव ऑल नीडेड इंफॉर्मेशन टू द बायर एंड अवॉइड कंफ्यूजन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपके जो दोनों असर्शन और रीजन है वो एकदम करेक्ट बातें बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 42। इसमें क्या बोल रहा है असर्शन, द इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द लाइफ साइकिल ऑफ अ फैमिली लाइज इन द अपॉर्चुनिटी इट अफोर्ड्स टू फैमिलीज टू लुक अहेड एंड टू foresee the family needs and wants। okay, reason क्या बोलता है, the needs and wants in a family may change at every stage in the life cycle। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपके जो असर्शन एज वेल एज जो आपका रीजन है वो दोनों एकदम करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 43। असर्शन क्या बोलता है, प्रोक्सेमिक्स डील विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, रीजन क्या बोलता है, इट डील विद द रेगुलेशन ऑफ द सोशल डिस्टेंस एज वेल एज ऑफ द सिग्नलिंग कम्युनिकेशन। तो ये जो है एकदम करेक्ट है, क्योंकि प्रोक्सेमिक्स जो होती है वो स्टडी होती है आपकी डिस्टेंस की, यानी कितना स्पेस जो है किसी इंडिविजुअल के बीच में, उसकी स्टडी को हम लोग प्रोक्सेमिक्स बोलते हैं। ओके, तो ये एक तरीके का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। 2 इंडिविजुअल के बीच में डिस्टेंस देख के आप लोग बता सकते हो कि वो इंसान जैसा ए और बी 2 इंडिविजुअल्स हैं। ओके, ये आपका ए है, ये आपका बी है। अगर इन दोनों के बीच में इतना सा गैप है और अगर इन दोनों के बीच में इतना गैप है तो आप बता सकते हो ना कि इन दोनों की रिलेशनशिप जो है वो कितनी अलग है, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोक्सेमिक्स। क्लियर। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 44 पे। इसका असर्शन क्या बोलता है, लर्निंग ऑब्टेन्ड थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस इनटू नॉलेज इज रेफर्ड टू एज एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ओके, नेक्स्ट है रीजन क्या बोलता है, अ वेल डिजाइंड एजुकेशनल प्रोग्राम ट्राइज टू इन्फ्लुएंस द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन ऑफ अ ह्यूमन बिहेवियर। तो ये जो है आपके एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। जब आप कोई चीज एक्सपीरियंस से सीखते हो तो इसको हम लोग एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं। ओके, और एक बहुत ही अच्छा वेल डिजाइन एजुकेशन सिस्टम जो है वो होता है जिसमें उस इंडिविजुअल का कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, तीनों डोमेन एक साथ में डेवलप हो। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। असर्शन है प्रधानमंत्री जनधन योजना इज अ रेडिकल स्टेप इन डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज। रीजन क्या बोलता है, comprehensive financial inclusion is important for building economical capabilities of the person। तो ये जो है दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं आपके। ओके, जनधन योजना जो है वो एकदम बहुत ही अच्छा स्टेप था डेवलपमेंट के थ्रू। इसके अंदर क्या होता है ना, आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड करा जाता है, ठीक है, ताकि आप अपने आप को थोड़ा और डेवलप कर सकें। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पे। अरेंज द फूड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर एज पर देयर फाइबर कंटेंट। ओके, तो इसका करेक्ट सीक्वेंस जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होगा, जिसमें सबसे पहले आपका बंगाल ग्राम आएगा, फिर आपका व्हीट आएगा, राइट, फिर उसके बाद में आपका चीकू आएगा, चीकू के बाद में आपकी मेथी आएगी और लास्ट में आपका बनाना आएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 पे। अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस स्टेप इन्वॉल्व इन द कंडक्टिंग ऑफ 24 आवर डाइटरी रिकॉल। तो जब आप इसका पूरा सीक्वेंस एकदम करेक्ट लगाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम करेक्ट आएगा, जिसमें सबसे पहले आप लोग अपना क्वेश्चनर प्रिपेयर करते हैं उस पर्सन से, उसकी 24 पिछले 24 घंटों में उसने क्या खाया था वो पूछने के लिए। ओके,
फिर उसके बाद में आप लोग क्या करते हैं, उसका पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि भाई उसने पूरा क्या खाया क्या पिया पूरा पिछले 24 घंटों के अंदर। क्लियर। फिर उसके बाद में आप लोग इन सारी रेसिपीज को स्टैंडर्डाइज करते हैं। क्लियर। स्टैंडर्डाइज करने के बाद में आपने जितना भी फूड उसने कंज्यूम किया था उन सब का अमाउंट जो है वो आप लोग रॉ फूड में निकालते हैं। जैसे उसने बोला कि मैंने 1 कटोरी दाल खाई है, तो उस 1 कटोरी दाल में कितना दाल है, कितना पानी है और कितने वेजिटेबल्स उसने डाले, वो हम लोग रॉ फूड के अंदर निकाल लेंगे। ओके, कन्वर्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसके एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है। और फिर लास्ट में उसके आरडीए के साथ में कंपेयर किया जाएगा कि क्या उसने अपने आरडीए को मीट करा या नहीं करा या फिर कितना कम रह गया। ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस इन अ मेटाबॉलिक चेंजेस अकर ड्यूरिंग अनकंट्रोल्ड डायबिटिक स्टेट। अब इसके अंदर आपको डायबिटीज के सारे स्टेजेस लगाने की, सबसे पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। क्लियर। तो इसको जब आप सेट करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम करेक्ट आ जाएगा। यानी सबसे पहले आपकी हाइपरग्लाइसीमिया होगा। एकदम से जब आप अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है तो शुगर लेवल शूट करेगा, तो हाइपरग्लाइसीमिया सबसे पहले होगा। क्लियर। फिर उसके बाद में आपको ग्लूकोज यूरिया हो जाएगा, यानी आपके यूरिन के अंदर ग्लूकोज आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर जैसे जैसे यूरिन का अमाउंट बढ़ता जाएगा उस तरीके फिर आपकी बॉडी धीरे धीरे डिहाइड्रेट होती चली जाएगी। ठीक है। फिर डिहाइड्रेट होगी तो आपकी बॉडी के अंदर हाइपोटेंशन क्रिएट होगा। क्लियर। हाइपोटेंशन क्रिएट होने की वजह से धीरे धीरे एकदम मतलब पानी की एकदम कमी हो गई तो आपको एन्यूरिया हो जाएगा, यानी यूरिन आना बंद हो जाएगा उस टाइम पे। ठीक है, बहुत सीवियर कंडीशंस के अंदर, और अल्टीमेटली वो जो है वो आपको कोमा के अंदर लीड करेगा। ठीक है। तो ये सारी जो है ये स्टेजेस होती है जब किसी पर्सन को बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ शुगर उसके बॉडी में शूट अप कर जाती है, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक स्टेट जब हो जाती है तब। क्लियर। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन द HACCP सिस्टम। अब HACCP के अंदर हमारे पास 7 प्रिंसिपल्स होते हैं, तो ये उन्हीं 7 प्रिंसिपल में से 5 प्रिंसिपल है, तो इसको आपको सीक्वेंस में लगाना है। राइट। तो सबसे पहले आप लोग क्या लगाएंगे, सबसे पहले आप लोग हजार्ड का एनालिसिस करेंगे। ठीक है। फिर आप लोग क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स ढूंढेंगे। फिर उसके बाद में आप लोग डेवलप करेंगे आपके कंट्रोल पॉइंट प्रिवेंशन को। क्लियर। फिर उसके बाद में आप मॉनिटरिंग करेंगे और लास्ट में आप उसके करेक्टिव एक्शंस लेंगे। तो अगर इस तरीके से देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन द ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जो OJT की बात हमने अभी ऊपर करी थी, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो उसको सीक्वेंस में ऐड करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रेक डाउन दी जॉब लिस्ट प्रिंसिपल्स। ओके। फिर उसके बाद में आप लोग उनको राइट इक्विपमेंट्स और उनको मटेरियल रेडी और वर्क प्लेस एंगेजमेंट दिखाते हैं या फिर बताते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद में आप लोग यू प्रेजेंट दी ऑपरेशंस टू देम। फिर लास्ट के अंदर आप उनको सिखाते हैं ट्राई आउट द वर्कर्स परफॉर्मेंस। ओके। और लास्ट में जो है वो आप उनका फॉलो अप लेते हैं कि उन्होंने कितना काम किया और कैसा किया। ठीक है। तो इसको देखेंगे तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, मैंने इसी सीक्वेंस में आपको पूरा एक्सप्लेन किया है ये। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 51 जो है वो क्या बोलता है। इसमें क्या है, अरेंज एन ऑर्डर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्ले इन चिल्ड्रन। अब सबसे इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेज होते हैं जब छोटा बच्चा होता है तो इसमें हमको ऑर्डर्स अरेंज करना है इसमें। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, छोटा बच्चा होता है तो वो सेंसरी मोटर प्ले करना स्टार्ट करता है, यानी खुद से ही है। ठीक है, हाथों से और इनसे। ठीक है। फिर उसके बाद में वो बच्चा आउटलुकर प्ले करना स्टार्ट करता है, फिर एसोसिएटिव प्ले पे आता है और फिर लास्ट में जो है वो कोऑपरेटिव प्ले पे आता है। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 पे। अरेंज द फॉलोइंग टेस्ट इन ऑर्डर टू डेवलपमेंटल स्टेज दैट मे बी यूज फॉर यंगर टू ओल्डर। अब इसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट दिए थे, तो आप इसके अंदर ये लगाना है कि जब आप बहुत छोटे इन्फेंट से लेकर अडल्ट तक जब आप जाते हो तब तक कौन से डिफरेंट टेस्ट चलते हैं। ओके, तो इसका जो अब आप पूरा सेट करोगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो है वो आपका अमीनो सिंथेसिस होता है, जो कि आपका जब कोई बेबी फीटस के अंदर होता है यानी मदर वूम के अंदर होता है, तब जो टेस्ट होता है वो हमारा अमीनो सिंथेसिस वाला टेस्ट होता है। ठीक है, फिर जब वो बेबी बाहर आ जाता है मदर की बॉडी से, तब उसकी वाइटल्स को चेक करने के लिए हम लोग आपकर स्केल का काम में लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग BSID की काम में लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग वापी काम में लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो है ये इंटेलिजेंस टेस्ट करने का है, ये चिल्ड्रंस का रहेगा। ठीक है, और ये हमारे अडल्ट्स का रहेगा। क्लियर? तो ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ सारे
टेस्ट होते हैं। क्लियर? आई होप आपको सारे टेस्ट क्लियर हो गए होंगे। एक डिफरेंट वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों के लिए सारे टेस्ट जो है इनके अंदर क्या होता है, कैसे होता है, वो सारा और डिटेल में बता दूंगी आप लोग को। क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 पे। 53 क्या बोलता है? गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेकिंग अ स्क्रीन फॉर टेक्सटाइल प्रिंटिंग। अब टेक्सटाइल प्रिंटिंग के लिए जो स्क्रीन बनानी होती है वो कैसे पूरा सीक्वेंस में बनती है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं स्क्रीन को, ठीक है। फिर उसके बाद में उसमें कोट इमल्शन से उसको कोट करते हैं। उसके बाद में आप लोग एक्सपोजन कराते हैं इमल्शन का, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोग स्क्रीन को वॉश करते हैं, फिर फिक्सिंग करते हैं पिन होल्स के साथ में, और फिर उसकी टेपिंग करते हैं। क्लियर? तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 54 पे। गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेकिंग नायलॉन 66। अब नायलॉन 66 जब हमें बनाना होता है तो इसका हमारा जो करेक्ट सीक्वेंस रहता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग पॉलीमराइजेशन करवाते हैं, ठीक है। पॉलीमराइजेशन के बाद में हम लोग रिबन्स की फॉर्मेशन करवाते हैं, फिर हम लोग चिप्स बनवाते हैं छोटे छोटे से, फिर हम उनको मेल्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग उसकी स्पिनिंग करते हैं और लास्ट में उसकी ड्राइंग एंड ट्विस्टिंग करते हैं। क्लियर? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 पे। गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कारपेट मेकिंग। अब कारपेट मेकिंग के अंदर पूरे स्टेप्स आपको लगाने हैं। तो सबसे पहले जो है वो आप लोग क्या लगाएंगे, आप डिजाइनिंग करेंगे उसके पूरे की, ठीक है। फिर रिटन तालीम देखेंगे, फिर उसके बाद में उसमें नॉटिंग करेंगे, नॉटिंग करने के बाद में उसके अंदर कटिंग पाइल्स डालेंगे, ठीक है। फिर उसकी वॉशिंग करेंगे और फिर लास्ट में उसकी ड्राइंग करेंगे। क्लियर? तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा इस हिसाब से। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 पे। अरेंज द ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ एमएसजी's वर्क फॉर विमेन वर्कर अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको सेट करना है। तो सबसे पहले आएगा आपका पॉटरी, ठीक है, फिर आपकी आएगी कॉटन पिकिंग, फिर आपकी आएगी फिशरी और लास्ट में आएगा ऑफिस वर्क। ओके, यानी सबसे ज्यादा काम से लेकर सबसे कम कामों वाले चीज के अंदर सेट करना है। ओके, नेक्स्ट, हाँ, इसका ऑप्शन नंबर ए लग जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करती ये बताना भूल गए थे। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57। अरेंज द कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस इन ऑर्डर टू इट्स अकरेंस। तो इसका सही आपका कैसे रहेगा, सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है, फिर आप उसके लिए इंफॉर्मेशन सीख करेंगे, फिर उसके बाद में आप जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं उन सबको देखेंगे, ठीक है, फिर आप पोस्ट परचेज, फिर उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, फिर आप लोग बाइंग का डिसीजन लेंगे और फिर लास्ट में जब खरीदने के बाद में पोस्ट इवैल्यूएशन करेंगे, यानी खरीदने के बाद का इवैल्यूएशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58। अरेंज द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंज्यूमर गुड फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट स्टेज। तो इसके अंदर चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताने, तो ये आपका सबसे पहले आपके मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, फिर आपके होलसेलर्स आते हैं, फिर आपके कंज्यूमर्स आते हैं, है ना, और फिर आपके रिटेलर्स आते हैं। क्लियर? और मुझे आई थिंक इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो पहले हमारा मैन्युफैक्चरर आएगा, फिर हमारा होलसेलर आएंगे, फिर हमारे रिटेलर्स आएंगे और फिर हमारे कंज्यूमर्स आएंगे। ओके, यानी जो कंज्यूमर है वो सबसे लास्ट में आता है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सी लगेगा। बाकी जो हमारी आंसर की है उसके अंदर इसका आंसर डी दिया हुआ है। क्लियर? चलो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 59 पे। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। अब लिसन करने का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर कैसे कैसे स्टेप्स आते हैं। तो सबसे पहले आप लोग किसी चीज को अटेंड करते हैं। क्लियर? अटेंड करने के बाद में आप उसको परसीव करते हैं, यानी आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक तो सिंपल वहां जाके बैठना इज अटेंडिंग, ठीक है, उसको थोड़ा सा सुनना इज आप उसको परसीव करना। ठीक है, परसीव करने के बाद में आप उसको इंटरप्रेट करते हैं। अब कोई चीज आपके कानों में जा रही है तो वो कान में जाके कुछ तो समझ तो आएगा ना, तो आप आपका दिमाग जो है उसको धीरे धीरे इंटरप्रेट करना शुरू करेगा। ठीक है, फिर इंटरप्रेट करने के बाद में आप उसको धीरे धीरे असेस करना शुरू करते हो कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। ठीक है, और अगर कोई इंसान सही बोलता है या गलत करता है तो आप उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हो। ठीक है, अब जैसे इमेजिन करो मैंने आप सिर्फ आके आप वीडियो देख रहे हो तो आप उसको अटेंड कर रहे हो। ठीक है, फिर आपने उसको कुछ जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनना शुरू किया, तो आपने उसको परसीव किया। ठीक है, परसीव करने के बाद में आपने उसको असेस किया कि मैंने ये क्वेश्चन जो है उसको सही तरीके से समझाया या नहीं समझाया। राइट?
और अगर आपको वो चीज समझ आई तो आप रिस्पॉन्ड करोगे हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर कमेंट करके बताओगे कि हाँ मैम वीडियो अच्छा लगा, हमें क्वेश्चन समझ आए या हमें ये चीज नहीं समझ आई। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपका लिसनिंग और रिस्पॉन्डिंग कंक्लूड हो जाएगा। क्लियर? तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? आपका ऑप्शन नंबर सी, राइट। अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 60 पे। इसमें क्या है? हायरार्की ऑफ नीड जो जो गिवन बाय मास्लो की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, जिसके अंदर उन्होंने नीड्स की हायरार्की दी है पूरी, वो इसमें आपको सीक्वेंस में ऐड करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपकी आती है फिजियोलॉजिकल नीड, यानी आपका रोटी कपड़ा मकान वाली। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी सेफ्टी की नीड्स, उसके बाद आती है आपकी बिलोंगिंग एंड लव की नीड्स, फिर उसके बाद में आती है आपकी सेल्फ एस्टीम की नीड, और लास्ट आती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड। ओके, तो इससे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राइट। अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 61 पे। इसमें आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ओके, तो इसको जब आप करेक्ट मैच करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। यानी जब आप एल्कलॉइड्स की बात करते हैं तो आपकी जो कॉफी होती है या फिर कफीन्स होते हैं उनके अंदर एल्कलॉइड्स काफी प्रेजेंट होते हैं। ओके, फिर जब आप कैरोटीनॉइड्स की बात करते हैं तो आपके कैरेट के अंदर कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। आपकी जो टर्मरिक है उसके अंदर आपका कर्क्यूमिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और आपका जो टोमेटो है उसके अंदर आपका लाइकोपिन प्रेजेंट होता है, और आपके जो गार्लिक है उनके अंदर आपके फ्लेवोनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 62 पे। इसके अंदर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का मैच करना है, राइट। तो ORS जो है वो कहां पर काम में लिया जाता है? वो लिया जाता है आपके डायरिया मैनेजमेंट के अंदर। तो अगर आप सिर्फ इस एक ऑप्शन को देखेंगे तभी आपको आंसर आइडिया लग जाएगा कि या तो ए या फिर डी में से आपको करेक्ट ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आप ICDS की बात करेंगे तो ICDS क्या है? ICDS जो है वो आपका 6 मंथ से लेकर 6 ईयर तक के बच्चों के लिए होता है। तो जब आप यहाँ सेकंड चेक करेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। यहाँ पे प्रोटीन यहाँ पे डिफरेंट मेथड दिए हुए जिनसे आप इन चीजों को एनालाइज करेंगे, राइट। तो आपका जो प्रोटीन एस्टिमेशन है वो आपका माइक्रोजेल्डाल मेथड से होता है। ठीक है, और आप इस एक ही चीज को देख के आप लोग असेस कर सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। यहाँ पे आपको डिफरेंट मेथड दिए हुए और यहाँ पे आपको फूड की लिस्ट दी हुई है। ठीक है, तो जब आप इसको देखेंगे तो टोस्टेड ब्रेड जो है वो कहां पर आएगी? आपकी ब्राउनिंग हो रही है तो वो आपकी कहां आएगी? डेक्सट्राइजेशन के अंदर आएगी। क्लियर? नेक्स्ट है आपकी फिरनी। अब फिरनी जो है वो एक तरीके की थोड़ी गाढ़ी खीर जैसी होती है, तो इसके अंदर जब हम लोग बात करते हैं तो ये आती है हमारी जेलेटाइनाइजेशन के अंदर। ओके, तो जब आप इन दोनों को मैच करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ओके ओके, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। इसमें भी मैच द फॉलोइंग ही है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो जब आप इसको पूरे को मैच करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम करेक्ट आ जाएगा। यानी जब आप फूड कॉस्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर आपके सारे रॉ मटेरियल जो है वो फूड के वो इंक्लूड होते हैं। ओके, जब आप लेबर कॉस्ट की बात करते हैं तो उसमें आपके सारे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड उनका चाहे उनकी यूनिफॉर्म है या फिर उनका टेक केयर है, ठीक है, वो सारी चीजें इसमें आ जाती है, राइट। फिर जब आप ओवरहेड मैनेजमेंट या ओवरहेड कॉस्ट की बात करते हैं तो इसमें आप लोग बात करते हैं कि आप लोग जो भी इक्विपमेंट काम में ले रहे हैं उनका सारा रिपेयरिंग का और वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, फिर लास्ट मेंटेनेंस की कॉस्ट। और मेंटेनेंस में तो आपका लाइट है, आपका जो इंटीरियर डेकोरेशन का पार्ट है, कलर है, पेंटिंग है, वो सारा मेंटेनेंस ओवरहेड में आता है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 पे। इसके अंदर आपको डिफरेंट हमारे थ्योरिस्ट दिए हुए और यहाँ पे इनकी पर्टिकुलर थ्योरीज दी हुई हैं। ठीक है, तो जब आप इसको पूरे करेक्ट मैच करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम करेक्ट आ जाएगा। यानी जब आप फ्रोबेल की बात करेंगे तो फ्रोबेल ने हमें क्या दिया था? इन्होंने हमें किंडरगार्टन दिया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप हर्लो की बात करेंगे तो हर्लो ने क्या रीसस मंकी के साथ में काम किया था। ठीक है, इस तरीके से आप सारे मैच कर सकते हैं इसके अंदर। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 पे। यहाँ पे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे तो जैसे इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ओके, जैसे नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशंस है तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन आप लोग कहाँ पे कर सकते हो? ठीक है, तो वो आपका मेनली रहेगी आपके लेबोरेटरी सेटिंग्स के अंदर। नेक्स्ट आप मीनोपॉज की बात करोगे तो मीनोपॉज क्या है भाई? मीनोपॉज जो आएगा वो आपका आएगा आपके HRT के अंदर। ठीक है,
नेक्स्ट आपका आता है जीरियाट्रिक फिजिशियंस की बात जब आप करेंगे तो आपका वो आएगा आपका आई कैन के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजों को जब आप मैच करते जाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 68 पे। इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोचेस हैं और इनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, तो जब आप इनको मैच करेंगे तो आपका करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। जैसे अगर हम लोग बात करें क्रॉस सेक्शनल अप्रोच की, तो क्रॉस सेक्शनल अप्रोच में क्या होता है, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को पढ़ते हैं और एक ही टाइम पे उन सारे ग्रुप्स को पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास दो तरीके की रिसर्च स्ट्रेटजीज होती है, एक हमारी क्रॉस सेक्शनल होती है और एक हमारी लॉन्गिट्यूडनल होती है, राइट। तो क्रॉस सेक्शनल अप्रोच के अंदर हम लोग बहुत सारे लोगों को एक साथ पढ़ते हैं एक ही टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है। 69 क्या बोलता है, इसके अंदर डिफरेंट श्रिंकेज कंट्रोल, ड्यूरेबिलिटी, प्रेस और सॉइल रिलीज, वाटर रेपेलेंट, तो ये सारे आपके और यहाँ पे आपके सारी फिनिशेस दे रखी है, ओके। तो इसके अंदर आपको मैच करना है। तो जब आप इसको प्रॉपर मैच करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर निकलेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यानी जब आप श्रिंकेज कंट्रोल की बात करेंगे तो उसके अंदर आप लोग बात करेंगे स्टेबलाइजेशन की, ओके। जब ड्यूरेबल प्रेस की बात करेंगे तो उसके अंदर आप लोग बात करेंगे शेप रिटेंशन की, क्लियर। जब सॉइल रिलीज की बात करेंगे तो उसमें आपका अपीयरेंस रेजिस्टेंस आएगा और जब वाटर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तब उसमें आपका कंफर्ट आएगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 70 पे। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट एम्ब्रॉयडरीज है उनको मैच करना है, राइट। अब जैसे कसूती है तो अब कसूती कहाँ मिलेगी, ये चीजें देखनी है। जब हम कसूती की बात करते हैं तो वो आपको कहाँ मिलती है, गोपारम के अंदर, ठीक है। जब हम कांथा की बात करते हैं तो कांथा कहाँ मिलती है, कालका में, ओके। जब हम फुलकारी की बात करते हैं तो फुलकारी हमें कहाँ मिलती है, फुलकारी हमें मिलती है हमारे चोप में, ओके। यानी डिफरेंट टाइप ऑफ फुलकारी है तो उसके अंदर से चोप जो है वो हमारा एक टाइप ऑफ फुलकारी है, ओके। चलो नेक्स्ट जब हम चंबा रुमाल की बात करते हैं तो वो हमें कहाँ मिलता है, वो मिलते हैं हमें अस्तरलेखा में, ओके, क्लियर। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 71 पे। इसके अंदर आपको डिफरेंट टर्म्स दिए हुए और उनके प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं डिजाइन के, उसके साथ में आपको मैच करना है, क्लियर। तो आपका क्वेश्चन क्या बोलता है ऑप्शन, अब आप बैलेंस है तो बैलेंस की बात अगर करेंगे तो बैलेंस कहाँ पे आता है, आपका रिपोज में आता है, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, राइट। जब आप रिदम की बात करते हैं तो रिदम में क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट्स रहते हैं, ठीक है। एम्फेसिस की बात करेंगे तो एक स्पेसिफिक फोकल पॉइंट वहां पे रहेगा। प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो वहां पे स्केल्स आएंगे, क्लियर। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। यहाँ पे डिफरेंट आइटम्स है, इनके अंदर फूड अडल्ट्रेशन किससे होती है वो चीज हमें यहाँ पे देखनी है, ओके। कर्ड, घी, सीरियल्स और फ्लोर है। तो अब कर्ड के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं कि किसी चीज की अडल्ट्रेशन होगी तो वो किस चीज की अडल्ट्रेशन होगी, तो कर्ड में हमारी अडल्ट्रेशन रहती है वाटर की मेनली, ओके। जब हम घी की बात करते हैं अडल्ट्रेशन की, तो घी में जो है वो क्या मिलाया जाता है, आपका घी में मिलाया जाता है आपका ब्लॉटिंग पेपर, ओके। सीरियल्स की अगर हम लोग बात करें तो सीरियल्स में क्या होता है, मोस्टली सैंड की और इनकी होती है। फ्लोर की अगर हम बात करते हैं तो फ्लोर के अंदर हमारा टेल्कम पाउडर मिला दिया जाता है, ओके, एज अ अडल्ट्रेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 73 की। इसमें आपको डिफरेंट कलर स्कीम्स के साथ में मैच करना है। जैसे इंटरमीडिएट कलर्स कौन से रहेंगे, तो वो आपके रहेंगे हमारे रेड, ऑरेंज और ब्लू, पर्पल, येलो एंड ग्रीन वाले, ओके। जब आप लोग स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स की बात करेंगे तो इसके अंदर आपका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका ब्लू, येलो, ऑरेंज एंड रेड ऑरेंज, ओके। जब सेकेंडरी ट्रायड की बात आप लोग करेंगे तो इसके अंदर आपके जो ओ, पी और जी वाले यानी ऑरेंज, पर्पल एंड ग्रीन, ओके। जब एनालॉगस कलर्स की बात करेंगे तो आपके ऑप्शन नंबर 3 यानी ब्लू ग्रीन, ग्रीन और येलो ग्रीन, ओके। तो ये आपके सारे एनालॉगस कलर्स आ जाएंगे। तो अगर इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 74 पे। इसके अंदर आपको डिफरेंट मॉडल्स जो है किस किस ने प्रेजेंट किया है, ये कम्युनिकेशन मॉडल्स हैं, वो आपको बताना है, ओके। तो सबसे पहले अगर हमारे पास है एथोस, लोगोस एंड पैथोस वाला, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारा सबसे पहला रहेगा एरिस्टोटल, ओके। जो एरिस्टोटल थे उन्होंने हमारा एथोस, लोगोस एंड पैथोस वाला मॉडल दिया था, ओके। नेक्स्ट है आपका नॉइज जो है वो किसने इंट्रोड्यूस करी थी, तो नॉइज जो है वो हमारी शैनन एंड वीवर ने इंट्रोड्यूस करी थी, ओके, कम्युनिकेशन मॉडल्स के अंदर।
नेक्स्ट है आपका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस वाला। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस किसने दिया था? ये दिया था हमें शर्मन एंड ओसगुड ने। ओके, नेक्स्ट है इसके अंदर इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये जो दिया था ये हमें दिया था हर्लैंड लासवेल ने। ओके, लासवेल मॉडल के अंदर। ओके, तो इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 75 की। मैच द फॉलोइंग फोक ट्रेडिशंस जो हैं और ये इनका ओरिजिन बताना है आपको। ठीक है, तो इसमें है आपका क्वेश्चन ए ऑप्शन क्या है बोलता है जात्रा। अब जात्रा जो है वो कहाँ का है? जात्रा जो है वो आपका बिहार का है। ओके, नेक्स्ट है आपका बुरा कथा। तो अब ये बुरा कथा जो है वो कहाँ का है? सॉरी, आई थिंक मैंने गलत मार्क कर दिया है, सॉरी। जात्रा जो है वो आपका कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का है। ओके, फिर नेक्स्ट आपका बुरा कथा है वो कहाँ का है आपका? वो है आपका आंध्र प्रदेश का। ओके, रामलीला जो है वो कहाँ पर होती है सबसे ज्यादा? वो होती है आपके उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विदेशी। विदेशी ये कहाँ पर होती है आपकी? ये होती है आपकी बिहार के अंदर। ओके, तो इससे वजह इस तरीके से आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो इतना ही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, और अगर फिर भी आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है, कोई रिलेटेड कंटेंट है जो आप लोग पढ़ना चाहते हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो उन सब के ऊपर मैं स्पेसिफिक वीडियोस आप लोग के लिए प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग को आपके एग्जाम्स की अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन चाहिए तो मैं यहाँ पे हमारे चैनल पे सारे तरीके के वीडियोस आप लोग के लिए अपलोड करने वाली हूँ। तो बस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच।